हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 87 है। 86 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी वीडियो जब भी आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म बताइए। महावेली गंगा श्रीलंका, तौसा बांध अफगानिस्तान, पुनाखा भूटान, सिलहट बांग्लादेश। देखिए, इसमें आपको गलत युग्म बताना है, ठीक है, कि गलत युग्म कौन सा है। महावेली गंगा की अगर हम बात करें तो ये श्रीलंका की एक नदी है, ठीक है। तौसा बांध ये कहाँ पे है, तो ये अफ़गानिस्तान में नहीं है। तौसा बांध जो है कि पाकिस्तान में है। पुनाखा की अगर हम बात करें तो यह नगर जो है कि भूटान का है और 1955 से पहले अगर देखा जाए तो ये भूटान की जो है कि राजधानी हुआ करती थी। 1955 के बाद से भूटान की राजधानी जो है कि थिम्पू हो गई, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। सिलहट ये जो है कि कहाँ पे है, तो ये है आपका बांग्लादेश में। तो गलत कौन सा है, तो ये बी ऑप्शन है। तौसा बांध कहाँ पे है, तो ये आपका पाकिस्तान में है, ना कि अफ़गानिस्तान में। अधोलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन एवं ह्यूमस से संपन्न, लाल मिट्टी अत्यधिक निछालन, लेटेराइट मिट्टी पोटास एवं जैव पदार्थों में संपन्न, काली मिट्टी लोहा में विपन्न। देखिए, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें, ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी में जो है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। बट यहाँ लिखा गया है कि नाइट्रोजन या ह्यूमस से संपन्न होता है। ये भी आपका गलत है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, वो कमी होती है। बात करते हैं लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी जो है कि अत्यधिक निछालन, मतलब कि ये अत्यधिक निछलित मिट्टियाँ हैं ये, तो ये आपका सही है। लेटेराइट मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जैव पदार्थों की कमी होती है। बट यहाँ लिखा गया है कि पोटास और जैव पदार्थों से संपन्न होता है। ये भी आपका गलत है। काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ दिया गया है कि लोहा में विपन्न, लेकिन ये जो है कि काली मिट्टियाँ लोहे की अधिकता होती है इसमें, तो ये भी आपका गलत है। ओनली सही कौन सा है, तो आपका ये बी सही है कि लाल मिट्टी अत्यधिक निछालन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है कि 18वीं शताब्दी के नए राजवंश, और सूची सेकंड में इसके संस्थापक दिए गए हैं। देखिए, अगर हम बात करें हैदराबाद की, ठीक है, तो इसके संस्थापक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो निजाम उल मुल्क थे। अवध के संस्थापक की बात करें हम तो इसमें आदल अली खां थे। और बंगाल की संस्थापक की बात करें तो मुर्शिद कुली खां थे। और अरकाट की अगर हम बात करें तो ये जो है कि सआदतुल्लाह खां थे। तो ये हो जाएगा आपका 2143। 2143 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ कलाकार का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में कला दिया गया है। अगर हम बात करें हिरेन भट्टाचार्य की, ठीक है, हिरेन भट्टाचार्य की अगर हम बात करें तो ये कठपुतली कला सत्यम से संबंधित है। मालिनी राजुरकर की बात करें हम तो ये जो है कि भारतनाट्यम से संबंधित हैं। प्रतिभा प्रहलाद की बात करें तो ये हिंदुस्तानी स्वर संगीत से संबंधित है। और बेमपति चिन्ना की अगर हम बात करें तो ये जो है कि कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका 4123। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पूरा प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है। गोदावरी घाटी से, नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से, बेलन घाटी से। पूछा जा रहा है कि हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पूरा प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है ये,
तो ये प्राप्त हुई है आपका बेलन घाटी से। देखिए बेलन घाटी से उच्च पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जैसे कि ब्लेड, बेधक, ब्यूरीन, स्क्रेपर, ये सब प्रमुख हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ब्लेड हैं वो बेलनाकार कोर के बने होते थे और कुछ जो है कि 15 सेंटीमीटर लंबे भी होते थे। इन उपकरणों के अतिरिक्त जो है कि बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बेलन घाटी से। विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर। पूछा जा रहा है कि विश्व दूरदर्शन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है कि 17 दिसंबर 1996 को जो है कि 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाने का मतलब उसी दिन जो है कि घोषित किया 17 दिसंबर 1996 को कि 21 नवंबर को विश्व दूरदर्शन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्ट ने सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार में बढ़ोतरी की। दूसरा है कि एक्ट द्वारा पृथक बजट मदों पर मतदान की अनुमति दी गई। 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जो 1909 का जो अधिनियम था उसको जो है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं और इसके द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों का विस्तार किया गया और सदस्यों को वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। ठीक है, पूरक प्रश्न भी वो पूछ सकते थे। केंद्रीय विधानमंडल में बजट की विवेचना के लिए विस्तार पूर्वक नियम बना दिए गए और सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो देखिए एक्ट के सदस्यों से प्रश्न पूछने का अधिकार में तो बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन एक्ट द्वारा पृथक बजट मदों पर मतदान की अनुमति नहीं दी गई। तो पहला सही है केवल, दूसरा गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। साइमन कुजनेटस के अनुसार राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं 2, 3, 4, 5। साइमन कुजनेटस के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी विधियां हैं? तो वो हैं आपकी 3 विधियां। बी ऑप्शन आपका सही है। 3 विधियां कौन कौन सी है? तो आय गणना पद्धति, उत्पादन गणना पद्धति और व्यय गणना पद्धति। निम्न में से कौन एक सही है? स्वपोषित पौधों द्वारा प्रति समय एवं क्षेत्रीय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। दूसरा है कि रसायन पोषित पौधों द्वारा प्रति समय एवं क्षेत्रीय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। तीसरा है कि प्रकाश पोषित पौधे द्वारा प्रति क्षेत्रीय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। एंड चौथा है कि प्रति क्षेत्रीय इकाई में जीवित पदार्थों के भार को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है? तो स्वपोषित पौधों द्वारा प्रति समय एवं क्षेत्रीय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? पक्षी, जंगली भैंसा, बाघ और हाथी, तेंदुआ और चीतल। देखिए मध्य प्रदेश की जो शिवपुरी है वहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये जो है कि यहाँ पे तेंदुआ और चीतल के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। और देखिए ये जो है कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग जो संख्या 3 है, NH3 है, उस पर जो है कि ये सिचुएटेड है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? चेन्नई, बम्बई, विशाखापट्टनम, हल्दिया। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? देखिए अगर बात करें हम खुला सागरीय बंदरगाह की, तो वह बंदरगाह जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागरों में ही लंगर डालते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह कहलाता है। और भारत में जो चेन्नई बंदरगाह है इसका जो है कि मुख्य एग्जाम्पल है, जहां तट से समानांतर एवं तट से दूर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, चेन्नई।
मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? स्थिर रखना, वृद्धि करना, कमी करना, पहले कमी फिर वृद्धि। मुद्रास्फीति के समय कर की दर में किस प्रकार के परिवर्तन करने चाहिए? देखिए, मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि की एक स्थिति है, इसलिए यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कर की दर में वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए, कर की दर में वृद्धि करनी चाहिए क्योंकि बढ़ी हुई कर दरें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध अतिरिक्त मुद्रा को कम कर देती है और इसके अतिरिक्त जो है कि मौद्रिक नीति भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक प्रमुख साधन है। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर मतलब कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये जो है कि विंस्टन चर्चिल ने जो है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, लेकिन गांधी जी जो है कि इस नाम को प्रशंसा के रूप में माना था। मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति 4 चरणों में हुई, जिसमें अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस चरण में हुई जो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं पूर्व कैम्ब्रिज धारावाड़ क्रम की चट्टाने से निर्मित है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कितने चरणों में हुई है? 4 चरणों में होती है और इसमें बात की जा रही है अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो कि किस चरण में हुई है, जो कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं पूर्व कैम्ब्रियन धारावाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। तो ये हुई है आपका प्रथम चरण में। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल नेहरू, M.A. अंसारी, C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे जवाहरलाल नेहरू जी ने। देखिए, जो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो आपका लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट पर। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था, जो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था। निम्न कथन पर विचार कीजिए। जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है। दूसरा है कि किसी जीव में प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जीन अपना कार्य जो है कि एंजाइम के माध्यम से करता है, बिल्कुल सही है। और किसी जीव के प्रत्येक जीन एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है जो कि विशिष्ट उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। दूसरा है कि राज्यसभा के स्थानों के आवंटन का उल्लेख संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। बात की जा रही है राज्यसभा के संदर्भ में। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसकी न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, न कि 25 वर्ष। ठीक है, और जो राज्यसभा होता है वो एक अस्थायी सदन होता है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा कि राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। ये आपका सही है, पहला गलत है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, केवल 2 सही है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यता विहित की गई है तथा अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। दूसरा है कि अनुच्छेद 53 के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, इसमें आपको भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। जो भारत का संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 58 है उसके तहत क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता विहित की गई है। अनुच्छेद 58 में जो भी राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है कि इसके तहत राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है
इसके बारे में बात की गई है 55 में, और 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं की बात की गई है। तो ये आपका सही है। अनुच्छेद जो 53 है उसके तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए अनुच्छेद 53 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। तो ये दूसरा क्या है, गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तिलैया बांध किस नदी पर बना है, कोनार, दामोदर, बोकारो, बराकर। तिलैया बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका तिलैया बांध। इसका निर्माण जो है कि दामोदर नदी की सहायक नदी है कौन सी, बराकर नदी, इस पे किया गया है। और इन बांधों का जो निर्माण हुआ है ना, वो दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो प्रथम चरण था उसके तहत किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन, ये डी ऑप्शन। कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जापान, तंजानिया, ईरान, मैक्सिको। कोह सुल्तान ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है आपका ईरान में। देखिए जापान में कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं, तो जापान में जो है कि फ्यूजियामा, असामा, साकुराजिमा, तंजानिया में किलिमंजारो, मैक्सिको में पनोटोकैटिवियल पैरिकुटीन, ये ज्वालामुखी जो है कि मैक्सिको में है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि माउंट गार्डविन आस्तीन स्थित है जास्कर श्रेणी में, महान हिमालय में, काराकोरम में, लद्दाख में। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका काराकोरम में। गार्डविन आस्तीन, देखिए इसको केटू के नाम से भी हम जानते हैं, और ये बृहद हिमालय में है, और इसकी हाइट कितनी है, तो 8611 मीटर है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। महान हिमालय का क्रोड निर्मित है क्वाटरनरी शैला द्वारा, आध महाकल्प शैलों द्वारा, धारवाड़ शैलों द्वारा, गोंडवाना शैलों द्वारा। महान हिमालय का क्रोड निर्मित है किसमें, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी ID स्टडी विद श्री 25 श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।